नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। स्पेशल डिबेट का यह वक्त है और आज का मुद्दा है मोदी की हुंकार, सबसे बड़ा वार। चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं, एक दूसरे पर हमलावर भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीकानेर के नौरंग देसर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी लगा दी। पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। मोदी ने कहा कि राजस्थान में जब से कांग्रेस सरकार आई है, इन्होंने क्या किया? 4 साल से पूरी कांग्रेस पार्टी और सरकार आपस में लड़ रही है, हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में, बलात्कार के मामलों में राजस्थान सबसे आगे है। हालात यह हो गए हैं कि यहां रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं और कांग्रेस ने पीएम मोदी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और चर्चा करने के लिए पीएम मोदी का कांग्रेस सरकार पर हमला। पीएम ने कहा 4 साल कांग्रेस पार्टी और सरकार आपस में लड़ रहे हैं। 4 साल से पूरी कांग्रेस पार्टी और सरकार बस आपस में लड़ रही है। पीएम बोले कांग्रेस का मतलब लूट की दुकान, झूठ का बाजार। साथियों, कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। पीएम ने कहा एक खेमे के विधायकों को ट्रांसफर और लूट की छूट मिली हुई है। एक खेमे के विधायकों को ट्रांसफर, पोस्टिंग और लूट की खुली छूट मिली हुई है। मोदी का तंज, कांग्रेस की हार इतनी तय है कि सरकार बाय बाय मोड में आ गई है कि बहुत ही जल्द राजस्थान की सरकार का जाना तय है। पीएम ने कहा राजस्थान को अब विकासवाद और डबल इंजन की सरकार चाहिए। अब राजस्थान को डबल इंजन की सरकार चाहिए। अब राजस्थान को विकासवाद चाहिए। कांग्रेस ने खारिज किए पीएम मोदी के सभी आरोप। मोदी की हुंकार, सबसे बड़ा वार। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले परिचय करा देता हूं अपने मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरसी चौधरी साहब कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत आरसी चौधरी जी आपका। इसके अलावा हमारे साथ मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ चुके हैं। जैमिनी जी आपका भी स्वागत। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपका भी निरंजन जी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता हम आरसी चौधरी साहब आपसे करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार बाय बाय टाटा मोड में आ गई है और यह भी कहा, जहां आपके नेता कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, पीएम ने कहा कि कांग्रेस मतलब लूट की दुकान। रविंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी 2014 में जब प्रत्याशी थे तब वो अक्सर इस बात का जिक्र करते थे कि इन भ्रष्टाचारियों का पैसा इतना है कि अगर वो आ जाएगा तो हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए जाएंगे। उस समय पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे, उन्होंने कहा कि ये तो चुनावी जुमले थे। आज प्रधानमंत्री जी ने 2 चुनावी रैलियां की, एक तेलंगाना के वारंगल में की और दूसरी राजस्थान में की। जब तेलंगाना के वारंगल में जब रैली कर रहे थे तब वो टीआरएस की सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार बता रहे थे, और जब राजस्थान की धरा से जब वो बोल रहे थे तो राजस्थान की सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बता रहे थे। लेकिन देश पूरा जानता है, 140 करोड़ लोग ये जानते हैं कि सया बहे कोतवाल तो डर काहे का। जब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आपके पास में है तो जिसको आपको चोर कहना है आपके पास में अधिकार है, उसके पास में भेज दीजिए। 9 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी और उनके नेताओं पे जो आरोप लगे, एक आरोप की जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी ने जब देश की संसद के अंदर अडानी के मुद्दे को उठाया और 20,000 करोड़ रुपए सेल कंपनियों के माध्यम से जो आए, उसमें जब जेपीसी की मांग की, अगर प्रधानमंत्री बेबाक और साफ होते तो निश्चित रूप से अपनी जांच करवाते और उसका सामना करते। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, देश की सबसे बड़ी जो अदालत है, जनता की अदालत, लोकतंत्र में जनता से बड़ी कोई चीज नहीं होती, उसके अंदर चुनावी सपने गढ़ने के लिए वो इस प्रकार का झूठ और छलावा बोलते हैं। राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता तैयार है इनके जुमलों का जवाब देने के लिए आने वाले समय में। मोहब्बत की दुकान है कांग्रेस या लूट की दुकान है? मैं कहना चाहूंगा कि
भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर विपक्ष के तौर पे और सशक्त विपक्ष 73 विधायक दे के भेजे थे भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता ने। एक मुद्दे को नहीं खोल पाए, सिर्फ जनता की अदालत में झूठ बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के शासन में 653 खाने, उस समय 45,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था कांग्रेस ने। जब हम खदानों को निरस्त कराया, उन खानों को निरस्त कराया, हम सीवीसी तक गए, हमारे तमाम नेताओं ने उस लड़ाई को लड़ा। आज 2 लाख करोड़ रुपए का उन ऑक्शन से राजस्थान की सरकार को पैसा मिला। जो गौरव यात्रा निकाल ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी सरकार के खर्चे पे चुनावी यात्राएं कर रही थी, उसको हमने हाई कोर्ट के द्वारा रुकवाया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम भ्रष्टाचार को हमने बेनकाब किया। आज ईडी का नोटिस है, हाई कोर्ट ने कह रखा है, लेकिन राजस्थान से जो ललित मोदी भाग के गए, उनके लिए किस नेता ने क्या लिख के दिया गया था, ये सार्वजनिक पटल पे है और रविंद्र जी आप सब जानते हैं। इसे प्रधानमंत्री जी, आप 9 साल की उपलब्धियां बताइए। अगर आपके पास उपलब्धियां होता तो आप उनका गुणगान करते, लेकिन आप सिर्फ कांग्रेस को कोसते रहे। ये उपलब्धियां तो कांग्रेस पूछेगी केंद्र सरकार की, और ये अगर राजस्थान में सरकार में आप हैं तो सवाल आपसे ही पूछा जाएगा विपक्ष की तरफ से। मिथिलेश जी का मैं रुख करता हूं। मिथिलेश जी, आज के प्रधानमंत्री मोदी के अगर पूरे भाषण को हम सुने, जनसभा में जो उन्होंने संबोधन किया उसको देखें तो भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, महिला अपराध, कांग्रेस की आपसी कलह और खींचतान, किसानों का कर्ज माफ करने के मामले में जो वादा खिलाफी हुई और परिवारवाद, ये मुख्य बिंदु रहे। क्या आपको लगता है इसमें सबसे बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कौन सा नजर आता है, और क्या वो नैरेटिव सेट करने के लिए में कामयाब हुए, कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी को मंत्र देने में कामयाब हुए, कि किस तरह से आपको ये लड़ाई लड़नी है 23 की भी और 24 की भी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2 नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। पहला उनका जो पब्लिक नैरेटिव सेट करने की कि जो बीकानेर की धरती पर बीडी कल्ला जी ने जो मकान खाली किया उसको इश्यू बनाया कि मंत्रियों का विश्वास डगमगा गया है, सरकार जाने वाली है। सरकारी आवास उन्होंने जयपुर में खाली किया, जो सरकारी आवास खाली किया। दूसरा उन्होंने इश्यू बनाया जो पीसीसी चीफ है कि शिक्षकों ने तबादले में पैसे लिए जाते हैं, तो पीसीसी चीफ पर हमला किया। और फिर जो बीजेपी अब पुराने अपने घटक दलों को साधने की काम कर रहे हैं, उस पर भी उन्होंने एक तरीके से नजर मारी और कहा कि देश में 130 जिलों में हर घर नल के तहत स्कीम पूरी हो चुकी है, राजस्थान में एक भी जिला नहीं है। तो कहीं न कहीं पिछले दिनों उनके पुराने सहयोगी रहे आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने, जो नागौर में मीटिंग हुई, उसमें कहा कि 16 किलोमीटर में पाइपलाइन बिछी ही नहीं और लाहौटी और जुबेरी राम की कंपनी ने पेमेंट उठा लिया, जो घोटाला उठाया उसको साधा। तो जिस तरीके से उन्होंने अपने पुराने घटक दल, इसके अलावा चूरू के सालासर बालाजी और करनी माता, तो दोनों को साधा कि अर्जुन मेघवाल और राजेंद्र राठौड़, क्योंकि दोनों बहुत मेहनत की इस सभा में। लेकिन कहीं न कहीं जो बीजेपी में भी वहां इस मीटिंग से पहले जो फूट दिखाई दी, वो भी देखने योग्य है कि किस तरीके से बिहारी लाल बिश्नोई और सिद्धि कुमारी दूरी रही बनाई रखी। जिस तरीके से देवी सिंह भाटी कह रहे हैं कि मैं देवी वसुंधरा राजे जी के साथ हूं, तो वो जो आंतरिक घुटन जो बीजेपी में चल रही है, उसको भी पाटना नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि जिस तरीके से जो किस्सा कुर्सी का सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में चल रहा है, उसको भी उन्होंने इश्यू बनाया, वो भी एक पब्लिक नैरेटिव सेट किया, जो बीजेपी का सेट पैटर्न है कि सरकार आपस में लड़ रही है, मंत्री आपस में लड़ रहे हैं। इसके अलावा और हमला किया उन्होंने माइन्यूटली कि जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो दरार है उसको और दिखाने की कोशिश की। एक गुट के विधायकों को लूट की पूरी छूट है, ये जो बात कही कि कांग्रेस में गुट है, वो भी उन्होंने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने अपना आध्यात्मिक अंदाज वहां फिर बयां किया कि बीकानेर के मीठे रसगुल्ले और सावन के महीने में मेरे भगवान भोलेनाथ ने जो अभिषेक किया है और उसमें जो भीड़ ने प्यार दिखाया है, ये तमाम चीजें आर्थिक, सामाजिक और ऐतिहासिक सब चीजें को एक साथ रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर की धरती से जो 30 विधानसभा सीट और 4 लोकसभा सीट है, उनको साधने का आज बहुत शिद्दत के साथ अपना काम पूरा किया। और जहां तक
नागौर को भी साधने की कोशिश की। जिस तरीके से उनके पुराने सहयोगी जो जल के हर घर जल नल योजना में भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाए हुए हैं, हाँ। हनुमान बेनीवाल को भी कहीं न कहीं आज मंच से साधने की कोशिश की। निरंजन पोद्दार जी, आप बताइए कि आज की इस रैली से हवा का रुख किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? ये कहना हालांकि बहुत जल्दी होगा, लेकिन फिर भी क्या आपको लग रहा है, और कांग्रेस को आज इन हमलों को लेकर कितनी असहजता हो रही होगी? देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से अब जैसे जैसे राजस्थान के अंदर चुनाव नजदीक आ रहा है और चुनाव के अंदर एक समझ लीजिए सरगर्मी पैदा हो रही है, वैसे वैसे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से बीकानेर की धरती, इसको आप केवल बीकानेर का या एक 4 जिलों का जैसे अभी कह रहे थे, तो मेरा ये मानना है कि ये एक पूरे संभाग का इसके अंदर पूरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो ये वाला जो संभाग है, यहां पे आप ये मान के चलिए एक कम्युनिटी बड़ी दबंग और दमदार रूप में अपने आप को दिखाती है, और वो है जाट कम्युनिटी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने यहां पे सारी चीजों को लेकर के साधा है, और जो जिस तरीके से इन्होंने सौगात दी है और पूरा एक समझ लीजिए पिटारा सा खोला है, तो निश्चित रूप से रविंद्र जी इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी, और देखिए इसके अंदर चाहे एक राजनीतिक रूप से आप कुछ भी बयानबाजी करें, लेकिन आज की तारीख में भी अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अगर आप पिछले 20 वर्षों का अगर राजनीति का राजस्थान की राजनीति का विश्लेषण करेंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी रविंद्र जी, कि 5 वर्ष के अंदर एक पार्टी की सरकार, 5 वर्ष बाद में दूसरी पार्टी की सरकार। लेकिन इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो वो बहुत बढ़िया मैंडेट के साथ आती है, जबकि कांग्रेस जब 5 साल बाद में समझ लीजिए एंटी इनकम्बेंसी का लाभ उठा करके सरकार में आती है, तो उस टाइम वो लगभग एज पे आती है, वो वही जिससे समझ लीजिए लगभग सरकार बनने वाली सी स्थिति में आती है। तो कहीं ना कहीं, और वोट प्रतिशत के अंदर भी आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जब हारती भी है तो उसका वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाता है, जबकि कांग्रेस जब हारती है तो उसका वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा धड़ाम हो जाता है। और इस बार वही हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई 5 साल कांग्रेस का शासन रह गया, तो शायद हो सकता है राजस्थान अपनी जो पुरानी जो इसकी परंपरा रही है 5 वर्ष में सरकार बदलने वाली, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से बीजेपी को एज भी है। और जिस तरीके से मोदी जी ने आज ये साबित कर दिया कि राजस्थान का जो चुनाव, राजस्थान विधानसभा का चुनाव, वो केवल और केवल मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जाएगा। और मोदी जी जब जनता से कनेक्ट करते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक भाषण देते हैं, चाहे वो वहां के जो देवस्थान है उनका नाम लेते हैं, चाहे वो वहां की मिठाइयों का या समझ लीजिए लोकल से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, तो इसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव रविंद्र जी देखने में आता है जनता के बीच में। आरसी चौधरी साहब, हर सरकारों में ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे दिए लिए जाते हैं, कांग्रेस में भी हो रहा है ये? एक धड़े के कांग्रेस के विधायक ये कर रहे हैं, मिथिलेश जैमिनी जी ने सीधा नाम ही ले लिया। चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल तक जो विपक्षी भूमिका निभाने में नाकाम रही। जैमिनी साहब का तो परसेप्शन लगभग यही रहता है, वो जो चीजें हैं केंद्र पे वो भारतीय सेंस करती थी, वो जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करते, ना वो महंगाई नहीं, जनता के मुद्दे नहीं है क्या? नहीं, एक आरसी चौधरी, जनता के मुद्दे नहीं है क्या? जब टीचर खुद सामने खड़े होकर ये कह रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लगे, वो कह रहे हैं कि हाँ लगे। रविंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि अगर एक परिवार के अंदर बैठ के कोई बातचीत की जाती है और मुख्यमंत्री के सामने किसी भी व्यक्ति ने जनरल अगर वो चीजों को पूछते हैं, कोई केस बताते ना कि भाई ये इस आदमी ने दिया या ये चीज आई, ये आरोप तो सदैव जो भी व्यक्ति अपनी सफलता की सीट नहीं पा पाता, तो जब अगर कहा गया लोगों की तरफ से, उन टीचर्स की तरफ से, तो क्या उसकी इंक्वायरी हुई? अब मेरी बात सुन लीजिए रविंद्र जी मेरी बात सुन लीजिएगा प्लीज, सुन लीजिए। बोलिए। मैं कह रहा हूं कि ये आरोप तो सदैव लगते रहते थे। इससे पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे तो पेट्रोल पंप का जिक्र आता था, तमाम सब चीजें आती थी, हर आदमी की जबान पे थी, लेकिन ये मानस पटल पे कहीं नहीं है कि इस प्रकार का तबादलों का बाजार कांग्रेस के शासन में रहा। भ्रष्टाचार की सरकारें रही भारतीय जनता पार्टी के शासन में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमने भ्रष्टाचार को बेनकाब किया। केंद्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन लड़ने की अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो भ्रष्टाचारियों की निवाला हमने निकाल के लेके आए। 2 लाख करोड़ रुपए का आंकड़े आपके सामने, इन्होंने आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के। 9 साल में कितने लोगों को सजा करवाई। अटल खंडेलवाल जी आ गए हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता। अटल जी बता दीजिए भाई, 9 साल से सरकार, और अभी आप जब चर्चा में नहीं जुड़े थे तो आरसी चौधरी कहा था कि अब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, ईडी, सीबीआई, आईटी सब आपके पास है, क्यों आपने अब तक कुछ नहीं कर लिया?
सर एक बात बताइए कि ईडी, इनकम टैक्स ये तो हर वक्त रही हैं, और ये ईडी, इनकम टैक्स और जितनी भी आईबी वगैरह है, ये भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए, ये और किसके लिए, ये आम आदमी तो कितने भ्रष्टाचारी पकड़ लिए आपने? अगर आप लूट की दुकान कांग्रेस को कह रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लगता है, ये बात कर रहे हैं, तो कितने आपने यहां पर आपकी एजेंसीज ने या केंद्र सरकार की एजेंसी ने कितनी कार्रवाई कर ली, कितने नेताओं को पकड़ लिया? सर यहाँ पर कितने ही नेताओं को पकड़ चुके हैं अभी तक, लेकिन जहां पर भी पकड़ते हैं वहां पर ये आरोप लगाते हैं कि ईडी, इनकम टैक्स ये तो इन लोगों के हैं। इन लोग, आप बताइए, इन्हीं की एजेंसी एक मिनट, किस किस को पकड़ा? एक अटल जी बताइए ना, किस किस को पकड़ा राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामले में? भ्रष्टाचार के मामले में अब नाम तो मेरे को नहीं पता कि कितने नाम है, लेकिन अगर मैं लिस्ट लेके बैठूंगा तो बहुत सारे लोग नहीं, तो हम तो ये अपेक्षा कर ही रहे थे ना कि अगर चर्चा कर रहे हैं तो कम से कम आप लिस्ट पूरी ना गिनाएं तो कम से कम 1-2-3 नाम तो बता देना, अभी नाम, ताकि यहाँ आरसी चौधरी जी को भी संतोष मिल जाए। नहीं, ये संतोष की बात नहीं है। बात ये है कि जब भी ईडी, इनकम टैक्स या कोई भी छापे ना मुझे वहां तो मोड़ के ले जाइए आप इस दिशा में, वहां पर होती है तो ये लोग चीखते हैं ना। मुझे बताइए ना नाम, जब आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, आप आपसे बोल ही रहा हूं, बताइए ना कि कौन से नेताओं को आपने गिरफ्तार कराया, अगर ये बात कही जा रही है। मैं तो एक बात बता देता हूं कि एसीबी ने 559 मामले पकड़े हैं। एसीबी किसकी है? को पकड़ा है। एसीबी किसकी है? किस सरकार की है? एसीबी राजस्थान, देखिए राजस्थान गवर्नमेंट की है। मैं तो ये बता रहा हूं भ्रष्टाचार किस रूप में व्याप्त है कि 559 अटल जी, होमवर्क थोड़ा करना होता है, बेहतर। ये बताइए, खैर मुझे बताइए। अच्छा अटल जी, एक जवाब दीजिए। डबल इंजन की सरकार की यहां पर अपील की गई, तो ये बताएं कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जो चुनाव हुए, डबल इंजन की सरकार क्यों एक्सेप्ट नहीं की लोगों ने? वहां पर सिंगल इंजन पे क्यों आ गए? जगह एक बात समझिए, भ्रामक प्रचार भी एक बहुत बड़ी, ये लोग भ्रामक प्रचार जिस तरीके का, मतलब लोग भ्रामक प्रचार में आ गए। अच्छा कितने, मतलब वोटर भ्रामक प्रचार में आ गया, वोटों से हारे। अटल जी ऐसी बात कर रहे हैं आप? क्या आप देखिए कितने वोटों से हारे हैं? पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश लगभग 59,000 वोटों से। हमारा प्रतिशत कम नहीं हुआ है वहां पर भी। आप 59,000, ठीक है, 5 साल तक माला जपी है, फिर इसको क्या कहते हैं? एंटी इनकम्बेंसी के साथ में भी अगर 59,000 माइनर इतने से वोटों से अगर हिमाचल प्रदेश छूट जाता है, तो वहां गुजरात भी हमारे पास बहुत अच्छे वोटों से आता है। मिथिलेश जैमिनी, मैं आपका रुख करूंगा और आपसे ये जानूंगा सर, ये बताएं मिथिलेश जैमिनी सर, आप ये बताएं कि एक बड़ा आरोप लगा है, अब तक ये कहा जाता था महिला अपराध में नंबर 1 पर राजस्थान है, लेकिन आज जो रक्षक ही भक्षक यहां बने बैठे हैं और उनको बचाया दे जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है वोट बैंक की खातिर, यह कितना बड़ा आरोप मिथिलेश जैमिनी जी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूथ को साधने के लिए 2 तरीके के अटैक किया। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, लॉ एंड ऑर्डर के दम पर वो यूपी वापस जीत के आए। और सेकंड इशू जो अनएम्प्लॉयमेंट का है, जो रीट की चीट और आरपीएससी वाला मुद्दा बहुत शिद्दत के साथ उठाया। ये ठीक है कि मोदी जी को और पूरी बीजेपी को ये पता है कि अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं उनसे एक उत्साह का माहौल बना हुआ है, उनसे ही ब्रेकअप करने के लिए 9 महीने में 7वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। अमित शाह, नड्डा जी, तमाम लोग आ रहे हैं, तो ये तो उनको भी पता है। और जिस तरीके का माहौल क्रिएट करना है, जो एक नैरेटिव सेट करना है, उसमें यूथ का बहुत बड़ा वो परसेंटेज वोट बैंक है, 75 लाख वोटर। निरंजन जी, एक वक्त ज्यादा नहीं है, निरंजन जी एक जवाब दीजिए। जितने भी मुद्दे मैंने पहले बताए, क्या बीजेपी अब इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द अपने चुनावी कैंपेन को एक शक्ल दे रही है? देखिए रविंद्र जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का तरीका आज की तारीख में सभी पार्टियों से भिन्न है। जिस तरीके से इनका ओवरग्राउंड वर्कर काम करता है, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के संगठन का वर्कर काम करता है, और उसके बाद में इनका जो प्रदेश नेतृत्व काम करता है, और बाद में उसके बाद में जब केंद्रीय नेतृत्व कमान संभालता है, तो उस टाइम एक अलग ऊर्जा और एक अलग गर्मी पैदा हो जाती है। और उसको देख करके जनता निश्चित रूप से उस पार्टी से कनेक्ट करती है और अपने आप तो स्वतः वोट देने के लिए मिलाकर आरसी चौधरी साहब जवाब देना होगा, एंटी इनकम्बेंसी ये बताना होगा कि नहीं है, और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उसका बिल्कुल सटीकता से जवाब देना होगा। आरसी चौधरी 10 सेकंड का एक कमेंट।
रविंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है। जी। कई उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी नंबर 3 और नंबर 4 पे पहुंच गई। आज भारतीय जनता पार्टी तमाम ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के और तुष्टिकरण के अलावा उनके पास में कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने बात की महिला सुरक्षा की, तो उन्हें पता होना चाहिए कि देश की राजधानी दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है, जिसमें प्रतिदिन 2 रेप की दुर्घटना। ठीक है, कंपैरिजन कीजिए, बिल्कुल कंपैरिजन कीजिए, तेरे वहां पर ज्यादा होता है, मेरे यहाँ पे कम होता है। अटल जी, एक लास्ट कमेंट आपसे, ये बताएं कि आपको नहीं लग रहा कि दूसरे पर हमला करने से पहले अपने घर को भी दुरुस्त करना जरूरी है, और अभी तक उसको लेकर ठोस कुछ नहीं किया गया? 10 सेकंड बस सर। सर देखिए, हमारी संगठन बिल्कुल डिसिप्लिनरी संगठन है, और एक बिल्कुल आज मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि लूट की दुकान है कांग्रेस। डिसिप्लिनरी संगठन कैसे है? वो देवी सिंह भाटी जब कहते हैं कि अगर दुकान में ये नफरत का सामान वसुंधरा राजे को कांग्रेस बनाया जाता है कैंडिडेट या कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है, हमारे तब मैं यहाँ साथ में हूं, नहीं तो फिर मैं उनके साथ में। ये डिसिप्लिन है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी मेहमानों का, आरसी चौधरी साहब, अटल खंडेलवाल जी, निरंजन पोद्दार जी और मिथिलेश जैमिनी जी। फिलहाल आज के इस स्पेशल डिबेट में इतना ही।